हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर सीरीज डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट्स का राइट टू फ्रीडम के अंदर का हमारा दूसरा आर्टिकल है, जिसको हम लोग इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। दोस्तों आर्टिकल 20 की खासियत मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिकल 20 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें से बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल्स और बहुत सारे केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर मैं कहूं कि पूरे फंडामेंटल राइट्स में अगर ऐसे कुछ गिने चुने आर्टिकल्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो आर्टिकल 20 उनमें से एक है। ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी। दोस्तों आर्टिकल 20 की इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ केस लॉ प्लस साथ के साथ दो क्वेश्चंस को भी शेयर करूंगा और एक लीगल मैक्सिम से भी आपको रूबरू कराऊंगा। सो दोस्तों आइए बिना किसी समय को और बात करें, आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है हमारे आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट्स के अंदर और क्या हम लोगों को प्रोटेक्शन दी गई है उसमें। सो दोस्तों आर्टिकल 20 बेसिकली हम लोगों के उस राइट्स को बचाता है जो हमारे अरेस्ट होने के बाद या किसी ट्रायल में फंसने के बाद काम आते हैं। दोस्तों आर्टिकल 20 के अंदर हमारे 3 क्लॉज हैं, जो 3 क्लॉज बात कर रहे हैं अलग अलग प्रोटेक्शंस की, जो हमें आफ्टर अरेस्ट या फिर अंडर ट्रायल मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। सो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले हमारा क्लॉज 1 क्या कह रहा है आर्टिकल 20 का, और क्लॉज बाय क्लॉज डिक्लेटर करते हैं आर्टिकल 20 को और जानते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स आफ्टर अरेस्ट और अंडर ट्रायल। सो दोस्तों आर्टिकल 20 जो है जो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 है वो कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायोलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस nor be subjected to any penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। तो दोस्तों आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और दो पार्ट्स की बात कर रहा है। वो पहले मैं आपको बता दूं कि इसको जो आर्टिकल 21 है इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के नाम से भी जाना जाता है, कि ये जो पुराने लॉज जब आप कोई क्राइम करते हैं उस समय जो लॉज एप्लीकेबल हैं, आपकी सज़ा का जो स्वरूप होगा, आपकी सज़ा का जो एक तरीके का डिसीजन होगा, वो उसी समय के लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ना कि उसके बाद के लॉ के। इसको पहले मैं डिक्लेटर करता हूँ इसके क्लॉज को, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये समझाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पार्ट जो है इसमें वो है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड से लेकर एज एन ऑफेंस तक। इसमें वो क्या कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। तो वो कह रहा है कि किसी बंदे को किसी और चीज की सजा नहीं मिलनी चाहिए एक्सेप्ट उस चीज के जो उसने कमिट करी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑफेंस, जब वो एक्ट लागू में था। यानी एक एक्ट लागू में था, उसमें जिस सजा, जिस पनिशमेंट, जिस केस के अंदर, जिस धारा के अंदर उसे बुक किया गया है, सिर्फ वो उसी सजा के लिए मान्य है। और कोई भी इन फ्यूचर अगर वो धारा चेंज जाती है, वो सजा चेंज जाती है, तो वो बंदा उसके लिए मान्य नहीं होगा। इसकी विजिबिलिटी हम लोग सिर्फ देखेंगे उस समय से जब वो बंदे ने ऑफेंस किया था, तो उस समय क्या कानून था उस पे। अब जो उसका दूसरा पार्ट है वो बात कर रहा है पनिशमेंट के बारे में। तो वो कह रहा है नॉर बी सब्जेक्टेड टू एनी पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो वो कह रहा है कि कोई भी पेनल्टी उस व्यक्ति को और ज्यादा नहीं लग सकती उससे जो उस समय उस व्यक्ति के कानून के अंदर दी गई थी, जो ऑफेंस उसने किया था उसके लिए। तो दोस्तों बेसिकली ये दो चीजें हैं और मैं इसको एग्जांपल भी आपको समझाता हूं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए है। ए ने 2010 के अंदर एक क्राइम किया और उस 2010 में हमारा सपोजिटली मान लेते हैं आईपीसी के अंदर उस क्राइम को एक सेक्शन के अंदर, सपोजिटली एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि सेक्शन 302 ही था, उसको 302 के अंदर बुक किया गया और 2010 में जो सेक्शन 302 था उसके अंदर जो सजा थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 15 साल की। मगर क्या हुआ, 2010 में उसने क्राइम किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसका ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल आपको पता है हमारे देश में जो कोई भी ट्रायल है उसको कंप्लीट होने में साल लग जाते हैं और स्पेसिफिकली ऐसे ट्रायल्स जो लोअर कोर्ट से स्टार्ट होते हैं उनकी अपील करते हुए भी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते ट्रायल्स को कई साल लग जाते हैं। तो 2010 में ए ने जो क्राइम किया था वो उसके लिए ट्रायल उस पर शुरू हो गया और
2014 के अंदर मोदी गवर्नमेंट मान लेते हैं आई नहीं, और उन्होंने उस आईपीसी के सेक्शन 302 को अमेंड करके उसके अंदर जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है वो कर दिया लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो दोस्तों पहले कितने साल सजा थी? 10 साल। अब कितने हो गए? लाइफ इंप्रिजनमेंट। मगर जो ए है उसका ट्रायल तो चल रहा है, उसको तो अभी तक सजा मिली ही नहीं। तो कोर्ट जब उसको फाइनल सजा सुनाएगी, यानी जब जज साहब उसकी फाइनल सजा साइन करेंगे, तो वो जब 302 मार्क करेंगे, तो क्या 302 में उस व्यक्ति को ए को सजा मिलेगी 2010 के कानून के हिसाब से या 2014 के कानून के हिसाब से? तो दोस्तों अंडर आर्टिकल 21 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 2010 के कानून के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सजा मिलेगी सिर्फ उसी की चीज की जो उस समय जिस समय उसने क्राइम किया था उस समय वो एक कानून के रूप में थी। उसके बाद कानून अगर चेंज होता है तो उस व्यक्ति को उसके हिसाब से कोई सजा नहीं मिलेगी, उसको सजा मिलेगी सिर्फ उसी चीज के हिसाब से जो उस समय थी। तो अब जो हमारा ए है उसको कितने साल की सजा मिलेगी? 10 साल की सजा। आपने दोस्तों देखा होगा निर्भया गैंग रेप के बाद हमारा रेप लॉ चेंज हुआ, ड्रास्टिकली चेंज हुआ। तो क्या हुआ? 2012 के लॉ चेंज होने के बाद से क्या 2012 के पहले के हुए सारे क्राइम यानी जितने भी क्रिमिनल्स थे, क्या उन लोगों को वो सजा मिली जो लॉ चेंज होने के बाद हुई थी? नहीं। आपने एग्जांपल नोट करा होगा, जुवेनाइल एक बच्चा था निर्भया के केस में जिसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस के हिसाब से केस चला, जबकि जब ट्रायल चल रहा था निर्भया गैंग रेप का, उसी समय हमारा जो लॉ था उसे चेंज कर दिया गया था। और अगर इतना रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम हो जिसमें अगर कि जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाए, उसके अंदर अगर बच्चा जुवेनाइल भी है तो उसकी एज को कम करने का प्रावधान कर दिया गया था। बट स्टिल जो जुवेनाइल था उस निर्भया गैंग रेप में उसको सजा मिली उस समय के लॉ के हिसाब से, यानी उस समय जो सजा थी वही मिली। इसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी सजा उससे ज्यादा नहीं मिल सकती जितनी सजा उस समय थी जब आपने क्राइम किया था। मगर इसकी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर आप अगर आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का फैक्ट्स देखिए आप लोगों के सामने होंगे। इसके अंदर बताया गया था कि किस प्रकार से एक 16 साल के बच्चे ने एक ट्रेसपास करके एक लड़की की मॉडेस्टी या को हार्म किया। ठीक है, द गर्ल वॉज ऑफ एज 7 years एंड द बॉय वॉज ऑफ एज 16 years एंड ही जस्ट ट्रेसपास द प्रॉपर्टी एंड हार्म द मॉडेस्टी ऑफ अ गर्ल। हुआ क्या? इन रिटर्न उसको 6 साल की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट कोर्ट द्वारा सुना दी गई। बट देन 1998 में 1958 में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आया, जिसके अंदर अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 कैन नॉट बी इंप्रिजनमेंट फॉर क्राइम। सो दोस्तों अब क्या हुआ? जब उसने सजा करी थी तब उस समय 6 महीने की सजा थी। अब जब कानून आया तो उसके अंदर जो सजा है वो नहीं है। तो क्या होगा? क्या इस व्यक्ति को उस समय के हिसाब से सजा मिलेगी जब इसने क्राइम किया था, या ये व्यक्ति इस अमेंडमेंट का फायदा उठा सकता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इट्स एन एक्सेप्शन। पोस्ट फैक्टो लॉ जो है रेग्रेसिव नहीं है, प्रोग्रेसिव है। यानी आपको अगर पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर जाके कानून में चेंज होने के बाद से अपनी सजा में कुछ बेनिफिट मिल रहा है, यानी आप अपनी सजा कम करा सकते हैं उस पिछले लॉ के मुकाबले जो नया लॉ आया उसके अंदर, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर भी यही हुआ। बच्चे ने, जो 17 साल का बच्चा था, उसने उसे अवेल किया और कोर्ट ने फिर उसको बाइज्जत बरी कर दिया। तो पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर अगर आपको सजा मिल रही है पिछली बार वाले जिस समय आपने क्राइम किया था उस समय के लॉ के हिसाब से ज्यादा, तो आप बच जाएंगे। मगर अगर वो सजा बढ़ रही है तो आपको नहीं बढ़ेगी, मगर अगर वो सजा कम हो रही है तो वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है जो कि प्रोग्रेसिव है और पिछले कानून के अंदर दिए गए जो सजाएं हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपने क्राइम किया था कि उस समय कौन सा कानून था, उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ना कि किसी नए कानून के हिसाब से। आई होप मैं आपको केस लॉ के साथ साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा पाया हूँ कि 20/1 जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वाइब्रेंट है। दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा आ जाता है क्वेश्चन में, द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? सो द आंसर इज आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के अंदर। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, 2 लाइनों का आर्टिकल है, क्लॉज है। लिखा है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज़ के अंदर बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को
किसी एक जुर्म के लिए 2 सजाएं नहीं मिल सकती। तो दोस्तों दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपरिडी। डबल जेपरिडी के अंदर यही है कि आपने अगर एक क्राइम करा है, यानी मैंने अगर किसी का मर्डर करा है, तो मेरे को सिर्फ उस मर्डर के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, मुझे उस मर्डर के लिए बार बार सजा नहीं मिल सकती। यानी कुछ समय बाद मेरे को मर्डर के लिए क्या कहते हैं 10 साल की सजा मिल गई, देन ऑल ऑफ अ सडन केस खोला गया और मेरे को उसी सेम मर्डर के लिए फिर दोबारा से लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी देगी, ऐसा नहीं होता। मगर दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा क्रक्स है जो आपको समझने की जरूरत है। व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट डबल जेपरिडी, दे आर टॉकिंग अबाउट लीगल क्रिमिनल साइड ऑफ द थिंग, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसिप्लिनरी साइड ऑफ द थिंग। अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स यानी 2 क्वेश्चंस देता हूं और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डबल जेपरिडी, इट्स अबाउट द लीगल पार्ट, इट्स नॉट अबाउट द डिसिप्लिनरी पार्ट और इट्स नॉट अबाउट द इनफॉर्मल पार्ट। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया होगा, इसके अंदर देखिए प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन डबल जेपरिडी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। ओके, फैक्ट है मकबूल ब्रॉट सम गोल्ड इनटू इंडिया विदाउट मेकिंग एनी डिक्लेरेशन to custom department on the airport. The custom authorities confiscated the gold under Sea Custom Act. मकबूल was later charged for having committed an offense under Foreign Exchange Regulation Act. तो इसके अंदर आप देखिए मकबूल को 2 एक्ट्स के अंदर चार्ज किया गया, दैट इज अंडर गोल्ड अंडर द सी कस्टम एक्ट एंड देन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब पूछा गया नीचे he cannot be prosecuted because it would be amount to double jeopardy. Okay, he can be prosecuted because confiscation of good by custom authorities doesn't amount to prosecution by the court. Okay, Maqbool ought to have known that he can be stopped by the custom authorities and none of these. आप इसमें क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि मकबूल जो है उसको 2 एक्ट के अंदर कर दिया गया है। अब आपको मैं बताऊं एक चीज, आप इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज इट वुड बी अमाउंट टू डबल जेपरिडी। सेकंड ऑप्शन है ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज कन्फिस्केशन ऑफ गुड बाय कस्टम अथॉरिटी डजंट अमाउंट टू प्रोसिक्यूशन बाय द कोर्ट। ओके, एंड सी इज मकबूल ऑटो। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दैट इज बी। हुआ क्या, मकबूल गोल्ड लेकर आया, अब मकबूल का जो गोल्ड था वो कॉन्फिस्केट कर दिया गया, मगर उसके बाद उस पर जो लीगल कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई। तो दोस्तों ये डबल जेपरिडी होगा? बिल्कुल नहीं, डबल जेपरिडी बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक चीज समझने की जरूरत है, एक क्राइम के लिए एक ही लीगल एस्पेक्ट में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। मैंने क्या बोला, मैंने मर्डर किया, मेरे को उस मर्डर के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, मगर मैंने मर्डर किया, मर्डर के साथ साथ मैंने बैंक रॉबरी भी की, तो मेरे को मर्डर और बैंक रॉबरी दोनों के लिए सजा मिल सकती है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें ये बात कर रहे हैं, ही इज सेइंग दैट कि मकबूल का जब गोल्ड कन्फिस्केट कर दिया गया, इसका जो आंसर है द आंसर इज बेसिकली बी, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड बाय कस्टम अथॉरिटी डजंट अमाउंट टू प्रोसिक्यूशन बाय द कोर्ट। जो उन्होंने गोल्ड मकबूल का रख लिया और मकबूल बोले कि भैया मेरा गोल्ड ले तो लिया, मेरे को तो पनिश कर दिया अपने क्राइम के लिए, अब मेरे को दोबारा क्यों पनिश कर रहे हो सेम क्राइम के लिए? नहीं, मकबूल का जो गोल्ड रख दिया गया दैट इज नॉट अ लीगल पार्ट, that is not the legal aspect of the case. The legal aspect will be done in the court under the Foreign Exchange Regulation Act, जिसके अंदर मकबूल को सजा मिलेगी। So दोस्तों 2 लीगल पार्ट अलग अलग हैं, उनके अंदर अगर आप फंस रहे हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जब एनडीपीएस ड्रग का केस हुआ था, तो ड्रग का केस होता है तो उसके अंदर एनडीपीएस के साथ साथ ईडी भी लग जाती है आपके पीछे। तो एनडीपीएस इज अ वेरी डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, ईडी इज वेरी डिफरेंट प्रोस्पेक्ट। 2 आपने ड्रग लाया, उसके साथ साथ आपने पैसा कमाया, उस पैसे को आपने गलत जगह से इस्तेमाल करा, तो आपके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्ट भी लग गया, आपके ऊपर एनडीपीएस का एक्ट भी लग गया, और आपको दोनों के अंदर आपके ऊपर केस चलेगा, दोनों के अंदर आपको सजा मिल सकती है, मगर आपके अंदर आपको एनडीपीएस एक्ट के अंदर 2 बार सजा नहीं मिल सकती। सो इसको आपने ध्यान रखना है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट एक्ट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, then that is not double jeopardy. Double jeopardy is the punishment for same offense. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। इसमें है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। Mr. Natwal, the treasurer of Sikandar Cargo Handling Company Private Limited, was charged with the misappropriation of large sums of money in the office funds. Beside a case of theft, departmental proceedings were also instituted against him for grave professional misconduct and other similar charges. He was convicted by the Court of Metropolitan Magistrate Mumbai and sentenced to 3 years along with fine. The department proceeding had been stayed till the disposal of Mr. Natwarlal's appeal to the High Court against the order of the magistrate. The High Court affirmed the decision of the magistrate after he had served his sentence. The department proceedings which had been kept in abeyance till that time were started again. Mr. Natwarlal challenged the fresh institution the department of proceeding in the High Court way of writ petition. तो नटवरलाल जी के ऊपर ऑलरेडी सजा हो चुकी है, उनके सजा वो काट के आ भी चुके हैं, मगर अब उनके ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला दी है। तो दोस्तों डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग और कोर्ट का केस दोनों अलग अलग चीज है। मैंने क्या बोला, डिसिप्लिनरी थिंग एंड क्रिमिनल थिंग आर 2 डिफरेंट थिंग।
two different parts of the act in a criminal thing are the different thing. It's about just one act, one crime and double offense. That is wrong. But if you are doing different crimes in the course of one crime and you have been charged in different act, that is not double jeopardy. Plus, if another disciplinary action or anything other than legal action is going simultaneously with your legal action, then that is not double jeopardy. तो इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन है, that option D is the right, and which says remedies in criminal law are independent of departmental proceedings. ठीक है, तो उसको डिपार्टमेंट के अंदर सजा मिल सकती है and he cannot गो फॉर रेमेडी अंडर डबल जेपरिडी. तो ये आपका डबल जेपरिडी जो था, वी हैव मैनेज टू फिनिश इट विद 2 केस लॉज, सॉरी विद 2 क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको क्वेश्चंस के साथ साथ डबल जेपरिडी का मतलब समझ आया होगा. चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड क्लॉज पे, आर्टिकल 21 के, विच सेज अबाउट दैट नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be witness against himself. So दोस्तों ये एक लीगल मैक्सिम है. आपने अगर लीगल मैक्सिम वाला मेरे वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें मिल गई होगी, नहीं तो मैं दोबारा से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. लीगल मैक्सिम उसको देखिए. मैक्सिमम नीमो तेन्योर एक्यूसेर से इप्सम निसी कॉरदम दियो, यानी नो वन कैन बी विटनेस इन हिज ओन केस. यानी आप पुलिस आप पे कितना भी जोर लगा दे, कितना भी आप पे प्रेशर लगा दे, आप कभी भी अपने खिलाफ गवाही देने से मना कर सकते हैं. पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप कन्फेस करें अपने क्राइम को, आप गवाही दें अपने खिलाफ. इसको कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमेशन. और दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमेशन जो है, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स. क्योंकि पुलिस कई बार फोर्स करती है, लो कागज, लो पेन और लिखो अपना कबूलनामा और साइन करो. आप बिल्कुल उसको मना कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड नो वन कैन फोर्स यू टू डू दैट. दोस्तों इसके अंदर भी एक क्रक्स है. द क्रक्स इज दैट, क्या एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना, अपना ब्लड देना या अपना हेयर देना विल अमाउंट टू द सेल्फ इंक्रीमेशन. सो दोस्तों इसके अंदर जजमेंट देते हुए कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में बताया है कि इफ देयर समथिंग विच इज हेल्पिंग इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देन दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ सेल्फ इंक्रीमेशन. अगर आप अपना खून दे रहे हैं या आपसे पुलिस कहीं पे साइन करा रही है टू मैच योर सिग्नेचर्स फॉर समथिंग, आप वो दे सकते हैं. हाँ, आप पूरे कागज पे साइन मत करिए, दैट इज डेफिनेटली कूल. बट अगर पुलिस आपको, जैसे चेक बाउंस का फ्रॉड का केस है, आप पुलिस आपको बोल रहे भैया इस कागज पे साइन करके दिखाओ, हमें सबके साइन मैच करने हैं, आपको करने पड़ेंगे. प्लस अगर कोई डीएनए टेस्टिंग करनी है, ब्लड टेस्टिंग करनी है, पुलिस आपका ब्लड लेती है, बाल लेती है, देन यू ऑल्सो हैव टू गिव इट टू देम. दैट इज नॉट अंडर द डिफेंस ऑफ सेल्फ इंक्रीमेशन, दैट इज अंडर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो यू कैन गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, नो डिफेंस ऑफ सेल्फ इंक्रीमेशन कैन स्टॉप यू. सो दोस्तों दिस इज 20/1, 20/2, 20/3. सब क्लॉज 1, 2, 3 हम लोगों ने पढ़ लिया. वी स्टार्टेड फ्रॉम एक्सपोज फैक्टर लॉ, डबल जेपरिडी एंड देन सेल्फ इंक्रीमेशन. और हम लोगों ने लीगल मैक्सिम्स, केस लॉज प्लस जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके थ्रू इन तीनों को जानने की जरूरत करी. ये वीडियो लंबा हुआ होगा बट डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस व्हेन यू टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स. क्योंकि 20 आर्टिकल, जो आर्टिकल 20 है उसके अंदर से बहुत क्वेश्चन हर बार आते हैं डिफरेंट वे में. तो आई होप कि मैं आपको आर्टिकल 20 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं. अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई रिलेटेड क्वेरी है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो और मेल मी ऑन asksaurabh0109@gmail.com. प्लस शेयर दिस वीडियो ताकि और भी लोग आर्टिकल 21 के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जान पाएं, इस क्वेश्चंस को भी कर पाएं और देख पाएं कि किस प्रकार से हमारे जो राइट्स हैं आफ्टर अरेस्ट और अंडर ट्रायल हैं. सो दोस्तों, हेयर सौरभ खरवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ. टेक केयर एंड बाय बाय.